नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से साथ हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन हो तो इस एडिशन से सीक्वेंस को मिला लें या अपने दोस्तों वगैरह से इस एडिशन को लेकर फोटो स्टेट करा लें। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हम इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी है डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में डालते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। ये आपके सामने देखिए 16वां सेंटेंस है। हमें यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करना है अपनी इंग्लिश की समझ के बेसिस पे, चाहे वो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो वोकैबुलरी से रिलेटेड हो, या हमारी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी लैंग्वेज को लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये 16 से लेकर आगे आज तक के जो हम सेंटेंस डिस्कस करेंगे, ये एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जाम 28 अगस्त 2011 पेपर फर्स्ट में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस नंबर के हिसाब से नहीं मिल पा रही है तो आप इस हिसाब से भी सीक्वेंस को ढूंढ सकते हैं अपने वाले एडिशन में। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस को, 5 सेंटेंसेस को, जितने भी हैं 4 5 6 जितने भी हैं, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस नंबर से सीक्वेंस नहीं मिल पा रही है, आपके पास दूसरा एडिशन है, तो आप इस एग्जाम से भी सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सोलो सेंटेंस, सी मेड हर स्टेप्सन हर टू हर लार्ज फॉर्चून। पहले एक बार फटाफट हम इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। सी यहाँ पर प्रोनाउन हुआ जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। मेड यहाँ पर मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया हर स्टेप्सन। स्टेप्सन नाउन हो गया, हर लगाया हमने पजेसिव डिटर्मिनर शी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आया हर, मेड हर स्टेप्सन हर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डिटर्मिनर लगा हुआ है। डिटर्मिनर लगा हुआ है, इसका मतलब निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई नाउन होगा। नाउन हमें यहाँ से उठाकर रखना है। देखिए हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर एक एनिमल होता है, इसकी मैंने इमेज भी यहाँ पर लगवाई है आपके लिए। ये है हेयर। हेयर एक रैबिट लाइक एनिमल होता है जो कि बहुत तेज होता है दौड़ने भागने में, इसको हम हेयर बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं उसने अपने जो स्टेप्सन है उसको अपना हेयर बना दिया, ये तो गलत हो गया। हेयर का मतलब आप जानते हैं जो आपके सबकी खोपड़ी पर है, बालों को हेयर बोलते हैं। हेयर जो है ये तो एक एडवर्ब प्लेस है, ये भी यहाँ नहीं आएगा। हमें लगाना क्या है, नाउन लगाना है। तो एक यही ऑप्शन बचा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अ पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। ठीक है, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो लीगल इनहेरिटर ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी। समवन्स प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन की जब डेथ होती है तो वो अपनी विल बनाता है। उस विल में किसी अपने स्टेप सन का या अपने फादर, अपने सन का या अपनी डॉटर का नाम लिख के जाता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी इसको दी जाए, तो उसको बोलते हैं हियर। ठीक है, HEIR। तो सी मेड हर स्टेप्सन हर ईयर टू हर लार्ज फॉर्चून। अच्छा, एक चीज और सोचो, यहाँ पर मेड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ये जो लिखा हुआ है, ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है, ये क्या है, ये है एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारी वर्ब्स हमारे पास ऐसी होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और उनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। तो ये जो नाउन फ्रेज है, इसीलिए हमने इस नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो मेड हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है इसी नेचर की है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। तो हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया हर लार्ज फॉर्चून। फॉर्चून उसी प्रॉपर्टी को, जो भी उसका एस्टेट है, उसी को बोला जा रहा है। तो ये हो गया 16वें का दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। 17 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ आपके सामने, द स्टीवर्ड इज सोल्ड द पैसेंजर। देखिए स्टीवर्ड, स्टीवर्ड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु सर्व्स द पैसेंजर ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। किसी एयरक्राफ्ट में, किसी एरोप्लेन में या किसी शिप पर जो पैसेंजर को सर्व करने वाले पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड इसका मतलब हो गया फीमेल स्टीवर्ड, फीमेल स्टीवर्ड। ठीक है,
द स्टीवर्ड सोड द पैसेंजर, सोड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए इन्फिनेटिव्स लिखे हुए हैं, टू स्टार्ट ट्रेवलिंग, टू लैंड द प्लेन, टू फास्टन द सीट बेल्ट, टू जज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन। इनमें से कौन सा वाला फंक्शन है जो इस पर्सन को, जिसको स्टीवर्डेस कहा जा रहा है, फीमेल स्टीवर्ड, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो स्टीवर्डेस को करना चाहिए? कब? देखिए व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, ये जो एडवर्ब है ना, ये इन्फिनेटिव से पहले लगा दिए जाते हैं। इन एडवर्ब का मीनिंग वही रहेगा जो इनका यूजुअल मीनिंग है, बस चूंकि ये एडवर्ब है तो इन्फिनेटिव से पहले लगा दिए गए हैं। इन्फिनेटिव यहाँ पर खुद एक एडवर्ब है। इसी मीनिंग को, व्हेन के मीनिंग को कन्वे करने के लिए ही यहाँ पर इसको लगाया गया है। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, वेयर टू लैंड द प्लेन, क्योंकि यहाँ पर लैंड द प्लेन मतलब वेयर टू लैंड द प्लेन से हमें लोकेशन बतानी है, उस प्लेस बतानी है, तो हमने वेयर एडवर्ब को यूज किया। टू फास्टन द सीट बेल्ट से हमें यहाँ पर मैनर बताना था, तो हमने एडवर्ब मैनर यूज किया। हाउ टू जज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन, हमें यहाँ पे फिर से एक मैनर को रिफर करना था इस इन्फिनेटिव के द्वारा, तो हमने हाउ एडवर्ब को यूज किया। अब ये चारों में से देख के बताओ कि कौन सा फंक्शन स्टीवर्डेस का होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है ना। लैंड को कहाँ प्लेन करना है ये उस पर्सन के हाथ में नहीं होता। टू कब कब ट्रैवलिंग को स्टार्ट करना है ये भी उसका फंक्शन नहीं है, ये भी उसकी सर्विस नहीं है। टू जज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन, ये भी उसकी सर्विस नहीं है। केवल इतना काम वो यहाँ पर कर सकती है। उसके बहुत सारे फंक्शन में से एक फंक्शन ये है कि वो लोगों को ये बताए कि सीट बेल्ट को कैसे फास्टन करना है, कैसे बांधना है। तो 17 का हो गया थर्ड। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एडवर्ब्स को इन्फिनेटिव से पहले लगा दिया जाता है, एडवर्ब्स को इन्फिनेटिव से पहले लगा दिया जाता है उस एडवर्ब के मीनिंग को ही इसमें कन्वे करने के लिए। व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, ठीक है, वेयर टू लैंड द प्लेन, कि प्लेन को लैंड कहाँ करना है, वेयर, एडवर्ब प्लेस को लगा दिया। तो आ जाते हैं 18वें क्वेश्चन पर। इसका हो जाना था थर्ड, इसका हो जाना था थर्ड ऑप्शन। ये रहा आपके सामने 18वां क्वेश्चन। मैनी पीपल रिपोर्टेड नॉइज इन द नाइट। एकदम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए मैनी जो है एक डिटर्मिनर है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और काउंटेबल नाउन लिखा भी है। ये जो पूरी हो गई एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में, मैनी पीपल। रिपोर्टेड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि एक्शन नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन होने की वजह से अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होगा। अब या तो कोई रेडीमेड नाउन लिखो, यहाँ पर प्रॉब्लम लिख दिया आपने, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम लिखी होती, ठीक है, या ये नोइजी लिखा होता, ये ब्लैंक ना होता और नोइजी लिखा होता। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिपोर्टेड ट्रांजिटिव वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना चाहिए। अब नाउन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रेडीमेड नाउन हो सकते हैं जैसे बॉय, काउ, प्रॉब्लम, नॉइज, कंफ्यूजन, ठीक है, राइट्स होते हैं यहाँ पर, राइट्स, ठीक है, थेफ्ट होता है यहाँ पर, चोरी रिपोर्ट की। तो ये तो रेडीमेड नाउन है। इसके अलावा जो नाउन है वो वर्ब्स की फॉर्म में भी आ जाते हैं। अब ये जो वर्ब्स होती हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन जब वर्ब्स नाउन के फंक्शन में होती हैं तो या तो जीरेंड होती हैं या फिर वो इन्फिनेटिव होती है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई वर्ब लिखी हुई है तो आप उसको नाउन बनाइए। और वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको इन्फिनेटिव बना दीजिए, इन्फिनेटिव का मतलब आप जानते हैं 2 + V1, या फिर आप उसको जीरेंड बना दीजिए, जीरेंड का मतलब भी आप जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये दोनों ही नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं, दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है बट नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं। लेकिन हम इन्फिनेटिव यहाँ पर लगाएंगे या जीरेंड लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी मैं पिछले 1-2 लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ कि ये जो जीरेंड होता है ना, ये होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर ही देती है। तो अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, जीरेंड को नाउन बना के लिख रहे हैं इस रिपोर्टेड वर्ब के बाद, तो एक ऐसा नाउन होगा या एक ऐसी एक्टिविटी को रिफर करेगा जो इस एक्टिविटी के साथ साथ या इससे पहले की होगी। और अगर हम किसी इन्फिनेटिव को यानी कि 2 + V1 को हम नाउन बनाकर लिख रहे हैं, रिपोर्टेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रहे हैं, तो एक ऐसी एक्टिविटी को रिफर करेगा जो इस रिपोर्टेड एक्टिविटी के बाद की एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या वर्ब दे रखी है, हमारी जो मेन वर्ब है वो है हियर, चारों जगह हियर है। ठीक है, अब अगर हम जीरेंड लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं हियरिंग।
क्योंकि हियरिंग जीरेंड जो कि एक नाउन है, इस रिपोर्टेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऐसी एक्टिविटी को रिफर कर रहा है जो रिपोर्टेड वाले एक्शन से पहले का एक्शन होगा या इसके साथ का एक्शन होगा। तो हियरिंग तो ठीक हो जाता, लेकिन हियरिंग देख रहे हैं आप कहीं पर भी नहीं दे रखा है। हैविंग हियर्ड दे रखा है। हैविंग हियर्ड क्या लगाया हुआ है? हैविंग हियर्ड क्या लगाया हुआ है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अब इस हियरिंग में हैव लगाकर हमने इसको क्या बना दिया? परफेक्ट जीरेंड बना दिया। ये कहे जाते हैं परफेक्ट जीरेंड। देखिए परफेक्ट जीरेंड का मेरे को हिसाब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जीरेंड तो खुद एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेन वर्ब से पहले की एक्टिविटी होगी, तो उसमें परफेक्ट लगाने का, परफेक्ट एस्पेक्ट जोड़ने का क्या मतलब है? किसी भी वर्ब्स में चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो, मेन वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है एक्चुअली में, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, उसमें हम हैव को लगाते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए। और परफेक्ट एस्पेक्ट का मतलब है कंप्लीशन, यानी कि अगर किसी वर्ब्स का, किसी भी वर्ब का, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, कंप्लीशन हो गया है, तो हम उसमें कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैव लगा देते हैं, परफेक्ट एस्पेक्ट को लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जीरेंड में हैव क्यों लगाया है, जबकि जीरेंड तो खुद एक ऐसी एक्टिविटी है जो इससे पहले ही खत्म हो गई होगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर ये जो हैविंग हियर्ड लगाना है, इसको परफेक्ट में ले जाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए था। हाँ, हियरिंग होता तो सही हो जाता। अब देखिए हियरिंग तो यहाँ किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, हमें दिए हैं इन्फिनेटिव। एक जगह दिया है इन्फिनेटिव, एक जगह दिया है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगर हम इन्फिनेटिव लगाते हैं टू प्लस B1 यानी कि टू हियर लगाते हैं, तो टू हियर एक इन्फिनेटिव है, नाउन हो गया, और इस रिपोर्टेड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन टू हियर एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी को रिफर करेगी जो रिपोर्ट के बाद वाली एक्टिविटी है। अब आप सोचिए रिपोर्ट किन चीजों को किया जाता है? रिपोर्ट उन चीजों को किया जाता है जो पहले हो गई, पहले कोई घटना हो गई, फिर आप बाद में उसको रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को जाके रिपोर्ट करते हैं, किसी अथॉरिटी को जाके रिपोर्ट करते हैं, या कहीं पर भी उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट किया ही उन घटनाओं को जाता है जो पहले हो जाते हैं, उन एक्शंस को रिपोर्ट हम करते हैं जो एक्शन पहले हो जाते हैं। तो पहले चीजें होंगी फिर उनको रिपोर्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर टू हियर भी हम लगा नहीं सकते, क्योंकि टू हियर इन्फिनेटिव एक ऐसी एक्टिविटी को दिखा रहा है जो रिपोर्ट के बाद वाली एक्टिविटी है। हमें यहाँ एक ऐसी एक्टिविटी लिखनी है जो कि रिपोर्ट से पहले की हो। तो इस पहले के एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए, इसमें कंप्लीशन वाले एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए हम क्या बना देंगे? इसका परफेक्ट इन्फिनेटिव बना देंगे। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव हमने यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो हियर वाली एक्टिविटी है रिपोर्ट वाले एक्शन से पहले की होगी और वो पहले खत्म हो गई होगी। पहले वो एक्शन कंप्लीट हुआ होगा टू हियर नॉइज वाला, उसके बाद जो है टू हियर नॉइज वाला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, और उस एक्शन के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाया और उसी एक्शन को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही, टू हैव हर्ड। टू हियर भी गलत हो जाएगा। अच्छा, इसका तो कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं है। ये तो बीन तो हेल्पिंग वर्ब लगी है और ये मेन वर्ब लगी है, ये तो ना पार्टिसिपल हो रहा है ना जीरेंड हो रहा है। ठीक है, ये बीन हियरिंग ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, बीन परफेक्ट पार्टिसिपल भी नहीं हो रहा है एक्चुअली में, सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल को लिखा जाता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी नहीं हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है। इससे पहले कोई हैव कहीं लग जाता, हैव बीन हियरिंग या हैज बीन हियरिंग, तो ये तो मेन वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब लगी नहीं, मेन वर्ब की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। परफेक्ट पार्टिसिपल तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो आप खैर देखते ही गलत कर देते, है ना। इन तीन ऑप्शन पे आपको कंफ्यूजन होना था, तो आपने देखा कि हमें एक ऐसी एक्टिविटी लिखनी है जो इससे पहले की हो। तो या तो जीरेंड होता हमारे पास हियरिंग, वो है नहीं, तो हमने लिखा टू हैव हर्ड। हैव हर्ड मतलब पहले इस हर्ड वाली एक्टिविटी का कंप्लीशन हो गया होगा, उस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखा और रिपोर्ट उसको बाद में कर रहे हैं। अब चूंकि जो हियर है या जो हर्ड लिखी हमने, ये भी एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया नॉइज, इन प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया नॉइज, ये प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब टाइम हो गई, व्हेन का रिप्लाई। ये हो गया आपका 18वां सेंटेंस। 19वें पे चल लेते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स, ठीक है। देखिए, कॉल इट अ डे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मैं पहले बता देता हूं आपको, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, कॉल इट अ डे।
वर्ब है मेन वर्ब। इम्परेटिव नेचर का सेंटेंस आप इसको समझ सकते हैं। कॉल इट ए डे का मतलब होता है, ये हम तब बोलते हैं, कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे बिकॉज यू थिंक इट इज इनफ। आप सुबह से लेके काम कर रहे हैं, आपने सुबह को जितने बजे भी काम स्टार्ट किया, आप काम कर रहे हैं, 4 बजे आपको लगा आके कि यार बहुत हो गया काम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप कहते हैं कॉल इट ए डे। इसको एक दिन बोल दो कि आज का दिन खत्म। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये एक सेंटेंस ही कह लो इसको, कॉल इट ए डे। अब इसी को इन्होंने जो है वर्ब बनाकर यूज कर लिया, कॉल इट ए डे सही हो जाना था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कॉल इन का मीनिंग क्या होता है, कॉल एट का मीनिंग क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटेंस में हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ चल लेते हैं। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसल और अबैंडन। ठीक है, कॉल इन का मतलब होता है, और कई बार ये आपको ऐसे लिखा मिलेगा, कॉल समवन इन। कई बार ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कॉल इन समवन। ठीक है, कॉल समवन इन या कॉल इन समवन इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, और इसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू हेल्प यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को हेल्प करने के लिए बुलाना है, उससे कहना कि भाई आजा, जरूरत है तेरी। ये होता है कॉल इन का मतलब। कॉल इन समथिंग भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, कॉल समथिंग इन। समथिंग की जगह कोई मनी वगैरह कुछ भी हो सकता है, डेप्ट हो सकती है ना। ये बैंक, ये स्टेटमेंट बैंक वगैरह यूज करते हैं, टू डिमांड द बोरोड मनी। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं या कुछ भी दिया हुआ है तो उसको वापस डिमांड करना, ये कॉल समथिंग इनका मतलब हो सकता है। कॉल एट, कॉल एट कोई सम प्लेस लिखा हुआ होगा, कॉल एट सम प्लेस। कॉल एट का मतलब हो जाता है टू विजिट, टू विजिट अ प्लेस। ठीक है, आगे वाले सेंटेंस पर चल लेते हैं। क्वेश्चन, द वर्कर यूज ब्लैंक दिया हुआ आपको, टू पैच अप द होल इन द वॉल। तो सैंड, सीमेंट, सॉइल, ग्रास। अरे यार, ये इंग्लिश का क्वेश्चन कम, जीके का ज्यादा लग रहा है। सीमेंट, ठीक है, वॉल के लिए सबसे अप्रोप्रिएट तो सीमेंट ही है। सैंड तो पहले कभी, सैंड तो यूज होता ही नहीं है, वो तो रेतीला होता है। सोयल पहले कभी यूज होती होगी जब मिट्टी की दीवारें होती होंगी। घास भी हम नहीं लगाते हैं। पैच का मतलब होता है होल, तो सॉरी, होल, होल का पैच अप का मतलब होता है किसी होल पर पैच लगा देना, थेकली लगा देना। द वर्कर यहाँ पर नाउन हो गया, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया सब्जेक्ट, यूज्ड होगी यहाँ पर मेन वर्ब जो कि एक्शन नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होगा, एप्रोप्रिएट नाउन है सीमेंट। ठीक है, और टू पैच, यहाँ पर टू प्लस V1 आ गया। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या एडवर्ब हो सकते हैं। यहाँ पर ये एडवर्ब हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर इसके रीजन को बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस। और पैच चूंकि इन्फिनेटिव है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब का एट्रीब्यूट तो रहेगा ही। ट्रांजिटिव वर्ब है, पैच अप पूरी की पूरी, पैच अप ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया द होल। इन हो गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन द वॉल, ये हो गई एडवर्ब प्लेस। वो प्लेस बता रही है कहाँ पर ये होगा। ठीक है, वेयर का रिप्लाई होती है एडवर्ब प्लेस। ये हो गया आपका 20वां सेंटेंस। आगे चलते हैं, 21 पर चल लेते हैं। ये लिखा हुआ आपके सामने, हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट इनटू एट डाउन। लेकिन चारों फ्रेजल वर्ब के मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि किस वर्ब को यहाँ पर लगाना चाहिए। कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन या टू अकर। ठीक है, हैपन और अकर सिनोनियम होते हैं। कम इनटू का मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस और इनटू अ पोजीशन। ठीक है, किसी प्लेस में, किसी पोजीशन में, किसी स्टेट में
एंटर कर जाना। कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई अवस्था भी हो सकती है, मेटाफोरिकल सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। कम एट का मतलब होता है टू मूव टूवर्ड्स समवन टू अटैक हिम, किसी की ओर मूव करना, उसको अटैक करने के लिए, कम एट। ठीक है। कम डाउन का मतलब क्या होता है? कम डाउन का मतलब होता है फॉल या कोलैप्स। तो हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट, है ना, ये चीजें कैसे हुई, कैसे इनकी हैपनिंग हुई, अकर हुई। यहाँ पर ये वाली वर्ब जो है ज्यादा मीनिंगफुल है, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई कर रही है, जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए 21 सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट, ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 21वें को जाएगा फर्स्ट। तो ठीक है, इसी तरह से आपको चीज़ों को करना है, दिमाग लगाना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश कुछ भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़े। हाँ, वोकैबुलरी को आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, तो वो आप धीरे धीरे करते रहिए। अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, देखते रहिए हमारे सेशन को। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।